नमस्कार, मैं अजय कुमार। भूमध्य सागर से उठने वाली हवाओं ने बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं के साथ मिलकर उत्तर भारत के हिमालय के इलाके पर ऐसा कहर बरपाया कि लगातार 3 दिन तक जमकर बरसात होती रही। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान जबरदस्त बरसात के कहर में 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक भीगता रहा, डूबता रहा और कहीं कहीं पर तबाह होता रहा। रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों का विश्लेषण कर द हिंदू की टीम ने बताया है कि जुलाई 9 तारीख को 24 घंटे में चंडीगढ़ में 283 मिलीमीटर बारिश हुई है। इतनी बारिश हुई है जो साल 1952 से लेकर अब तक नहीं हुई थी। दिल्ली में 153 मिलीमीटर बरसात हुई जो साल 1982 के बाद जुलाई महीने के किसी दिन हुई बरसात में सबसे ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश का तो पूछिए मत। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों ने इन 3 दिनों में तबाही का भयंकर मंजर देखा है। इन 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की नदियों और सहायक नदियों पर मौजूद कम से कम 10 स्टेशन से ऐसी खबर आई जिसके मुताबिक हिमाचल प्रदेश में सतलुज, रावी, ब्यास और इनके अलावा दूसरी हिमाचल की नदियों और सहायक नदियों का जलस्तर जितना बढ़ा है उतना इतिहास में अब तक कभी नहीं बढ़ा था। तो चलिए इस वीडियो में इन 3 दिनों की बारिश, शहर गली मोहल्ले में बाढ़नुमा माहौल, तबाही के मंजर और इनके कारणों पर बात करते हैं। इन 3 दिनों की बरसात में सबसे अधिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को सहना पड़ा है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की जान माल का नुकसान पहुंचा है। मगर हिमाचल प्रदेश के बाढ़ के हालात पर रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का कहना है कि सचमुच में कितना नुकसान हुआ है इसके आंकड़े बाद में आएंगे। मगर अब तक जो पता चल रहा है उसके मुताबिक 24 जून के मानसून के बाद हिमाचल प्रदेश में अब तक 72 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 से 10 लोग गायब हैं, 73 घर बर्बाद हो चुके हैं, 373 जानवर मर चुके हैं और तकरीबन 761 करोड़ रुपए की संपत्ति बर्बाद हो गई है। इन 3 दिनों की बरसात में हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की घटनाएं घटी हैं। मतलब पहाड़ टूटकर गिरे, पहाड़ का मलबा टूटकर गिरा, पहाड़ टूटकर सड़कों पर गिरा तो सड़कें टूटी, सड़कें धंस गईं, नदियों पर बना पुल टूटा, लोगों की आवाजाही रुक गई, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। पहाड़ टूटकर मकान पर गिरे तो मकान टूटे, मकान के भीतर रहने वाले कई लोग भी मर गए। पहाड़ पर टूटना अपने साथ पेड़ों का टूटना भी लेकर चला, इससे भी भयंकर तबाही आई। दर्जनों मोटरसाइकिल, बस, गाड़ी पानी के साथ बहते चले गए, डूब गए। शिमला में पानी की सप्लाई रुक गई। सुन्नी में 1.75 मेगावाट पावर का उत्पादन करने वाला ब्रिटिशकालीन चाबा पावर हाउस सतलुज में डूब गया। हिमाचल प्रदेश के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इन 3 दिनों की भयंकर बरसात के चलते हिमाचल प्रदेश के 1239 रोड को ब्लॉक कर दिया गया। शिमला, कालका और मनाली, चंडीगढ़ के नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक कर दिया गया। कुल्लू और मंडी इलाके में तकरीबन 2577 ट्रांसफार्मर खराब हो गए। तकरीबन 1400 के आसपास पेयजल योजनाओं पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। डाउन टू अर्थ के मुताबिक सबसे अधिक चिंता लाहौल स्पीति के इलाके को लेकर है। यहां कुछ ऐसा हो गया जो बेहद असामान्य है। लाहौल स्पीति समुद्र तल से 4270 मीटर ऊंचाई पर बसा है। सर्दियों के 4 महीने यहां जमकर बर्फबारी होती है। यह भारत के 3 क्षेत्र रेगिस्तान में से एक है। यह इलाका बारिश की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। यहां बारिश भी बहुत कम होती है। यह इलाका पिघले हुए ग्लेशियर के मलबों पर बसा हुआ है। मतलब अगर यहां पर जमकर बरसात हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान होना तय है। मगर 9 जुलाई 2023 को पिछले 74 साल का बारिश के लिहाज से लाहौल स्पीति का रिकॉर्ड टूट गया। लाहौल स्पीति जिले में 112.2 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश की अगर बात करें तो इस दिन केवल 3 मिलीमीटर बरसात होनी चाहिए थी। यानी कि एक दिन में 3640% ज्यादा बरसात रिकॉर्ड दर्ज की गई है। इसका मतलब है कि 9 जुलाई को यहां महीने भर के बराबर बारिश हो चुकी है। जानकारों की माने तो यह बहुत बड़े खतरे की निशानी है। वेदर ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एम मोहपात्रा का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के मानसून से मिलने की वजह से इतनी बड़ी भारी मात्रा में बारिश दर्ज की गई है। एम मोहपात्रा की इस बात को सरल शब्दों में बताना बहुत ही जटिल काम है और इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। मगर फिर भी मोटे तौर पर समझिए तो बात यह है कि भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर पड़ता है और वहीं से पश्चिमी विक्षोभ जन्म लेता है। अंग्रेजी में इसे ही मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है, भूमध्य सागर को ही।
भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत के हिमालयी क्षेत्र में पहुंचती हैं। इन हवाओं के जरिए होने वाली बारिश अमूमन मानसून से पहले ही हो जाती है, इसलिए इतना ज्यादा बारिश नहीं होता जितना बारिश इन 3 दिनों में अब की बार हुआ है। मगर जलवायु परिवर्तन की वजह से जलवायु की गतिविधियां भी बदल रही हैं। तकरीबन लंबे समय से एक नियत पैटर्न पर चलने वाली पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं की दशा और दिशाएं भी वैश्विक तापमान में बदलाव की वजह से बदल रही हैं। इसलिए जो पहले नहीं होता था वैसा अब हो रहा है। और अब की बार ऐसा हुआ है कि भूमध्य सागर से उठने वाली हवाएं मानसून के समय बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से हिमालय के इलाके में जाकर मिल गई। यह बहुत ही दुर्लभ संयोग है। ऐसा हुआ इसी की वजह से जमकर बरसात हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून के मिलने की वजह से साल 2013 में केदारनाथ की आपदा घटी थी, जिसमें तकरीबन 5000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। मगर सवाल यह भी है कि इन 3 दिनों के बरसात में इतने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान क्यों हुआ। भूगर्भ विज्ञानी एसपी सती कहते हैं कि बेशक कवियों ने हिमालय को अटल और दृढ़ता का प्रतीक बताया है, मगर हकीकत यह है कि हिमालय बहुत ही ज्यादा भंगुर पर्वतमाला है। इसके बनने की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है। भीतर ही भीतर लगातार भूकंप का आना जाना चलता रहता है। इसलिए यहां पर किसी तरह का बुनियादी ढांचा बनाने के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशीलता और समझदारी बरतने की जरूरत होती है। बादल फटा, जमकर बारिश हुई, मगर अगर वहां बुनियादी ढांचा बनाया गया है जहां पर नहीं बनाना चाहिए तो नुकसान होना तय है। डाउन टू अर्थ पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक मनोज कुमार का लेख छपा है। उनके लेख को संक्षेप में बताया जाए तो वह बताते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर शहरी और बुनियादी ढांचे के विकास ने खतरनाक जटिलताएं पैदा की हैं, जिनका समय रहते सही तरीके से पुनर्मूल्यांकन किए जाने की जरूरत है। इन क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए लागू मौजूदा नियम कानून और तौर तरीकों को सही करने का यही वक्त है। इंसानी बस्तियां पहाड़ों के ढलान पर बसी हैं। ढलान पर बसावट से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी है कि क्या वह ढलान बसावट की इजाजत देता है। मतलब ढलान की भूगर्भीय संरचना कैसी है, वहां की सतह कैसी है, क्या कोई मलबा तो नहीं है, क्या वह इतना मजबूत है कि बारिश को बर्दाश्त कर पाए। इन सारे सवालों के जवाब के बाद ही निर्माण काम होना चाहिए, मगर इन सवालों को कोई तवज्जो नहीं देता है। 24 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की 41 घटनाएं घटी हैं। नदियों और सहायक नदियों में 29 जगहों पर अचानक से बाढ़ आने वाली परिस्थितियां बनी हैं। एक बार बादल फटा है। जानकार बताते हैं कि सतलुज और व्यास नदी पर एक के बाद एक डैम बनाया गया है। साल 2013 के बाद हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में 4 लेन सड़कें बनाई जा रही हैं। इनके लिए बहुत ही ज्यादा अवैज्ञानिक तरीके से पहाड़ों को काटा गया है। पहाड़ों को वर्टिकल नहीं काटा जाना चाहिए, मगर वर्टिकल काटा जा रहा है। अगर पहाड़ों के ऊपर परत दर परत कटाई की जाएगी तो पहाड़ का मलबा ऊपर रहेगा। अगर वर्टिकल काटा जाएगा तो पहाड़ का मलबा नीचे आएगा और लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन भी ज्यादा होगा। भूस्खलन का मलबा जहां पर रखा जाना चाहिए वहां पर वह नहीं रखा जाता है। नियम है कि जहां पर पहाड़ की कटिंग की जा रही है या जहां पर भूस्खलन हुआ है वहां से मलबा उठाकर 10 से 20 किलोमीटर के भीतर मलबे की डंपिंग साइट बनी होती है, वहां पर मलबा रखा जाए। मगर ऐसा करने की बजाय कंपनी वाले नदी के किनारे फेंक कर चले जाते हैं। इसलिए इन 3 दिनों की बरसात के बाद जब नदी का जलस्तर बढ़ा तो किनारे के मलबे को लेते हुए शहर में घुस गई, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मची है। मकान तबाह हुए, पुल टूटे, बांध टूटे। इसी लापरवाही की वजह से इस बार सबसे ज्यादा तबाही हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं। आवाज उठता भी है तो बहुत दूर तक नहीं पहुंचता है। सरकारों की चुप्पी भी सरकार की मिलीभगत का अंदेशा देती है। हिमधरा एनवायरमेंट एंड एक्शन कलेक्टिव से जुड़ी पर्यावरण मानसी असर का बयान द हिंदू अखबार में छपा है। इनका कहना है कि जब बहुत भारी बारिश होती है तो अचानक बाढ़ वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अंग्रेजी में कहें तो फ्लैश फ्लड। मगर इसकी आवेग में बढ़ोतरी इसलिए होती है क्योंकि पहाड़ों के मलबे, कचड़ों को नदियों के किनारे रखा गया है। इन कचड़ों और मलबों को लेकर जब नदियां आगे बढ़ती हैं तो तबाही मचती हैं। और इन्हीं मलबों से वो जो दृश्य आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लकड़ी के डंठल हैं, एक से अचानक से पूरे शहर में चले जाते हैं, ये वही मलबे हैं और नदी के मलबे बहा करके उन लकड़ी के डंठलों को लेकर चले जा रहे हैं। हिमालय के पहाड़ बहुत ज़्यादा भंगुर हैं। पहाड़ों की जमीन को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की वजह से पहाड़ों का ढलान कमजोर हुआ है।
बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई की वजह से अपर्दन की परिस्थितियां बनी रहती हैं। इन सबका मिला जुला असर यह पड़ता है कि लैंडस्लाइड की घटनाएं घटती रहती हैं। अगर भारी बारिश हो गई तब तो लैंडस्लाइड पक्का समझिए। नदियों के रास्ते में कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसका मतलब यह है कि जब नदी उफान पर होगी और अपना रास्ता पकड़ेगी तो कंस्ट्रक्शन को बर्बाद करते चली जाएगी। साल 2022 में जारी हिमाचल प्रदेश की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट बताती है कि पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं। सालों से विकास ने कई स्वाभाविक भौतिक प्रक्रियाओं के फिजिकल जो प्रोसेस हैं उनका प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया है, इसलिए समस्या बढ़ गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्वतीय पर्यावरण पर बढ़ते दबाव ने भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, जमीन धंसने, वनस्पति हटाने और मिट्टी के कटाव जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को बढ़ाया है। अब हिमाचल प्रदेश के बाद थोड़े दूसरे इलाके को भी देख लेते हैं। पंजाब से 10 लोगों के मरने की खबर आ रही है, हरियाणा से 7 लोगों के मरने की खबर आ रही है। त्रिलोचन भट्ट उत्तराखंड के पर्यावरण मसलों पर लिखते रहते हैं, डाउन टू अर्थ जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में लिखते रहते हैं। उनके मुताबिक हिमाचल प्रदेश की तबाही जैसा उत्तराखंड में तो तबाही देखने को नहीं मिला, मगर उत्तराखंड में भी पिछले 4 दिनों में 16 लोगों की बारिश में मौत हुई है। राजस्थान जहां पर बहुत कम बारिश होती है वहां भी जमकर बरसात हुई है। रही बात चंडीगढ़ और दिल्ली की, यहां से तो ऐसी तस्वीरें और वीडियो देखने को मिली जिससे लगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली के गली मोहल्ले बाढ़ में तैर रहे हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और चंडीगढ़ संरचनात्मक बनावट के तौर पर भारत का सबसे बेहतरीन शहर माना जाता है। 3 दिन की बरसात में यहां के नगरपालिकाओं के भ्रष्टाचार को उजागर करके रख दिया है। जब बहुत ज्यादा बरसात होती है और शहर में ढंग का ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है, ढंग का निकासी सिस्टम नहीं होता है, तो पानी फंस जाता है। जब पानी की निकासी नहीं हो पाती है तो शहर के भीतर बाढ़ के नज़ारे देखने को मिलते हैं। यही दिल्ली में हुआ। नेताओं, अफसरों और दूसरे देशों के राजनयिकों का आवास भी जलभराव की परेशानी में डूब गया। दिल्ली के सबसे महंगे और साफ सुथरे माने जाने वाले इलाके भी पानी में तैरते नजर आए। जलभराव से प्रगति मैदान टनल बंद कर दिया गया है। यह तो बरसात में दिल्ली के उन इलाकों की बात हो गई जो टीवी पर बहुत चमकते हुए दिखते हैं, जिनसे दिल्ली जानी जाती है, मगर दिल्ली का सबसे बड़ा हिस्सा झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में बसता है। वहां तो सबसे खतरनाक स्थिति रही है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर 10 जुलाई की शाम को 205 मीटर के खतरनाक निशान को पार कर गया। दिल्ली सरकार का कहना है कि जब यमुना का जलस्तर 205 मीटर की खतरनाक सीमा को पार कर गया तो 7,000 लोगों को घरों से निकालकर 728 अस्थायी टेंट में शिफ्ट किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उंगली उठाने का वक्त नहीं है, बल्कि साथ में मिलकर काम करने का वक्त है। अरविंद केजरीवाल की बात ठीक है, मगर सवाल यह है कि जब महज 3 दिन की बरसात में पूरा शहर पानी में तैरने लगा तो सरकार किस तरह का जवाब दे या किसी तरह का जवाब ना दे, मगर साफ साफ तो यही दिखता है कि शहर की बुनियादी संरचना को बारिश के हिसाब से संभालने के मामले में शहर की तमाम सरकारी संस्थाएं फेल रही हैं। अगर कुछ लोग मरे हैं, जैसा कि खबर आ रही है कि तकरीबन 5 लोग मरे हैं, कुछ लोग का घर तबाह हुआ है, जैसा कि खबर आ रही है कि तकरीबन 15 घर तबाह हुए हैं, कुछ दीवारें टूटी हैं, कुछ सड़कें धंसी हैं, कुछ लोगों को अपना आशियाना छोड़कर टेंटों में रहना पड़ा है, तो इन सभी परेशानियों और मौतों के लिए सरकार जिम्मेदार है। भारी बरसात की पटी पड़ी इस पूरी कहानी में एक एंगल यह भी है कि राजस्थान से लेकर हिमालय के पर्वतीय इलाके, गुजरात और मध्य भारत के कुछ इलाके को छोड़कर भारत के कई सारे इलाकों में अब भी बेहतर पानी का इंतजार किया जा रहा है। कई सारे इलाके भारत के ऐसे हैं जहां भी अब भी मानसून में बहुत कम बरसात हुई है। चलते चलते एक और बात, कई प्रतिष्ठित मीडिया समूह में हिमाचल प्रदेश के एक मंदिर को दिखाकर यह बताया जा रहा है कि कैसे भारी बारिश में सब कुछ तबाह हो गया, मगर वह मंदिर नहीं तबाह हुआ। मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा अपनी जगह है, मगर दिक्कत यह है कि जीवन के प्रति यही नजरिया हमें अपने जीवन के असली परेशानियों से भटका देती है। सोचिए, हिमाचल प्रदेश को देवताओं का निवास कहा जाता है। देवता यहां पर निवास करते हैं। देवताओं के इस निवास स्थान के कई इलाके तबाह हो गए, कई घर और कई जिंदगियां तबाह हो गई, कई मंदिर भी तबाह हुए होंगे, मगर इसके बावजूद एक मंदिर को दिखाकर कहा जा रहा है कि देखिए कि इतनी भारी तबाही में यह मंदिर नहीं डूबा। इस तरह की खबरें मोटी कमाई करने वाले खबरिया मीडिया चैनल केवल मोटी कमाई के लिहाज से दिखाते हैं। यही वह लालच है, यही वह मानवीय लालच है,
जिसे जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भयंकर आपदाओं से खुद को बचाने लायक माहौल में खुद को नहीं ले जाएंगे। शुक्रिया।